मैथ फोबिया, यानी गणित का डर। हाँ, और ये डर ना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहता। कागज पर उलझे हुए नंबर्स, वो स्लो और बोझिला ट्रेडिशनल तरीके और सही जवाब तक पहुंचने का वो जो भारी प्रेशर होता है। बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। लेकिन आज हमारे पास जो जो रिसर्च नोट्स और एक बेहद दिलचस्प प्रेजेंटेशन है, उसको पढ़ने के बाद एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुलता है जहां गणित कोई डरावना राक्षस नहीं है। सच में ये नोट्स एक नए नजरिए की तरफ इशारा करते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि क्या हम अपने दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब अनट्रेडिशनल और स्लो तरीकों को पीछे छोड़कर स्पीड और एक्यूरेसी की एक नई दुनिया में कैसे कदम रखा जाए। आज हम इसी प्राचीन ज्ञान पर चर्चा करेंगे जो इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन स्रोतों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये चर्चा सिर्फ कुछ नंबर्स को जल्दी जोड़ने या घटाने के बारे में नहीं है। ये एक्चुअली दिमाग की उस छिपी हुई क्रिएटिविटी को खोलने के बारे में है। हाँ, क्योंकि आज का विषय वैदिक गणित है, जिसे नोट्स में साइंस ऑफ कॉस्मिक कैलकुलेशन या ब्रह्मांडीय गणना का विज्ञान भी कहा गया है। एग्जैक्टली exactly। और ये एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जहाँ जहाँ कंप्यूटर का बाइनरी कोड और प्राचीन ओम का दर्शन एक साथ एक ही पाटाल पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वैदिक गणित की ये जो पूरी अवधारणा है, इसका इतिहास अपने आप में किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं लगता। हाँ, ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो बस सदियों से ऐसे ही खुलेआम चली आ रही थी। इसे एक लुप्त टेक्निक माना गया है जिसकी एक तरह से पुनर्खोज हुई। सही कहा। और नोट के हवाले से अगर देखें तो 1911 से 1918, मतलब 1911 से 1918 के बीच के साल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने इसे अथर्व वेद के परिशिष्टों से बाहर निकाला। बिल्कुल। और अकेले में बिताए उन सालों में उन्होंने जो खोजा वो कोई छोटा मोटा डिस्कवरी नहीं था। और इस पुनर्खोज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि स्वामी जी ने जो निकाला वो कोई रैंडम ट्रिक्स का सेट नहीं है जो कि लोग अक्सर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वैदिक गणित बस कुछ शॉर्टकट्स का पुलिंदा है। वही तो। लेकिन डेटा बहुत क्लियरली बताता है कि ये 16 मुख्य सूत्र और 13 उप सूत्रों का एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और सुसंगत तंत्र है। मतलब ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और यहाँ मुझे महर्षि महेश योगी का एक बहुत ही गहरा थॉट याद आता है जो इन नोट्स में दिया गया है। ओ, ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है जो सिर्फ अरिथमेटिक पर नहीं रुकता। ये कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, ज्योमेट्री और यहाँ तक कि कैलकुलस को भी कवर करता है। इसका हर एक सूत्र एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है। अब यहाँ से बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब तक हम इसे प्रैक्टिकली काम करते हुए ना देखें तो ये थोड़ा मतलब जादू जैसा लगता है। लेकिन ये जादू नहीं, प्योर साइंस है। तो आइए इन नोट्स में दिए गए कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं। जरूर। इस मेंटल कैलकुलेशन को डिकोड करते हैं। तो पहला सूत्र जो नोट्स में है वो है एकाधिकेन पूर्वेन। इसका मतलब है पहले वाले से एक अधिक। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें 155 यानी 155 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में तो 155 को 155 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 लाइन का कैलकुलेशन और फिर एडिशन। हाँ, और उसमें गलती होने का चांस भी ज्यादा होता है। तो इस सूत्र से इसे मेंटली कैसे सॉल्व करें? इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 155 के केस में सबसे पहले आखिरी डिजिट को देखिए जो 5 है। बस उस 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए जो 25 होता है। आसान है, 5 का स्क्वायर 25। अब इस 25 को हम फाइनल आंसर के राइट साइड में रख देते हैं। ठीक है, राइट साइड 25 हो गया। अब बाकी बची संख्या 15 है। तो सूत्र कहता है पहले वाले से एक अधिक। इसका मतलब इस 15 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एग्जैक्टली। 15 के बाद 16 आता है तो हम 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 240 होता है। ओके, और अब क्या? अब इस 240 को लेफ्ट साइड में रख दीजिए और उस राइट साइड वाले 25 को उसके साथ मिला दीजिए। लीजिए रिजल्ट सामने है। 22,025, माफ कीजिएगा, 24,025 यानी 24025। वाह, 24025। बिना किसी लंबे कैलकुलेशन के ट्रेडिशनल गणित की वो जो स्टेप डाउन मेथड की उबाऊ प्रोसेस होती है ना, ये सूत्रों से एक झटके में खत्म कर देता है। बिल्कुल। और इसके बाद एक और बहुत ही पावरफुल मेथड का जिक्र है नोट्स में जिसे आधार विधि या निखिलम कहा गया है।
इसका पूरा सूत्र है निखिलम नवतश्चरम दशतः, जिसका मतलब है सभी 9 से और अंतिम 10 से। ये मेथड बड़ी संख्याओं के लिए यूज होता है ना, जो 10, 100 या 1000 जैसे बेस के पास होती हैं। हाँ, इसका जो एग्जाम्पल दिया है उसे मेंटली विजुलाइज करना बहुत मजेदार है। मान लीजिए हमें 99 और 97 यानी 98 और 97 को मल्टीप्लाई करना है। स्कूल के तरीके से तो टाइम लगेगा। हाँ, कागज पेन निकालना पड़ेगा। पर निखलम मेथड में हम एक बेस चुनते हैं। यहाँ बेस 100 सबसे फिट है, क्योंकि दोनों नंबर 100 के बहुत करीब हैं। अब देखना है कि ये 100 से कितने दूर हैं। इसे डिविएशन कहते हैं। तो 98 का डिविएशन -02 है और 97 का -03। यहाँ तक तो काफी क्लियर है। आगे क्या प्रोसेस है? अब फाइनल आंसर को 2 हिस्सों में बांटना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड के लिए हमें क्रॉस में माइनस करना होता है। या तो 98 में से 03 माइनस कर दीजिए या 97 में से 02। दोनों ही केस में आंसर 95 आएगा। ओह अच्छा, क्रॉस में तो लेफ्ट पार्ट 95 हो गया। और राइट पार्ट के लिए बस उन दोनों डिविएशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 02 मल्टीप्लाइड बाय 03 जो होता है 06। क्योंकि बेस 100 में 2 जीरो हैं तो हम उसे 06 लिखते हैं। तो लेफ्ट में 95 और राइट में 06। आंसर हो गया 9506। सच में इसके लिए पेन की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही इसकी ताकत है। लेकिन क्या ये सिर्फ बेस के पास वाले नंबर्स पर ही चलेगा? नोट्स में एक और सूत्र का नाम है जिसे मास्टर की कहा गया है, ऊर्ध्वातिराग्भ्याम। हाँ, ऊर्ध्वातिराग्भ्याम। इसका मतलब है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, यानी सीधा और तिरछा। ये सूत्र किसी भी नंबर पर लगता है, चाहे वो बेस के करीब हो या ना हो। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें नंबर्स को एक विजुअल पैटर्न में देखा जाता है। पहले सीधा मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना और आखिर में फिर सीधा मल्टीप्लाई। इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि पूरा आंसर एक ही लाइन में आ जाता है, यानी वन लाइन आंसर। तो हमें वो स्टेप डाउन वाले लंबे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। ये तो अरिथमेटिक की बात हुई, लेकिन नोट्स आगे बढ़कर अलजेब्रा की तरफ भी जाते हैं और आमतौर पर लोगों को अलजेब्रा से काफी डर लगता है। अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं तो डर स्वाभाविक है। हाँ, इसमें एक सूत्र है, परावर्तीय योजित, जो ट्रांसपोज एंड अप्लाई के प्रिंसिपल पर काम करता है। नोट्स कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल डिवीजन को एक ओरल कैलकुलेशन में बदल देता है। अब जो लोग रोज मैथ्स नहीं करते, उनके लिए पॉलिनोमियल डिवीजन क्या है और ये सूत्र इसे आसान कैसे बनाता है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। पॉलिनोमियल डिवीजन को अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये उन डरावने अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिवाइड करने का तरीका है जिनमें x, y, स्क्वायर, क्यूब वगैरह होते हैं। स्कूल में ऐसे सम्स एक पूरा पेज ले लेते थे। मुझे याद है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता था। पर ये जो परावर्तीय योजित सूत्र है, ये उस पूरे पेज के कैलकुलेशन को एक सिंपल अरिथमेटिक प्रोसेस बना देता है। साइंस को पलटकर अप्लाई करने के रूल से वो डरावने इक्वेशंस बस नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे बन जाते हैं। मतलब बड़े एक्सप्रेशंस का डर खत्म, क्योंकि ये प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अब इन सब उदाहरणों के बाद एक बड़ा सवाल आता है, जी, द सो व्हाट फैक्टर। मतलब ये सब करके एक्चुअली हासिल क्या होता है? बिल्कुल, इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझना जरूरी है। हाँ, इन नोट्स में जो डेटा है वो काफी चौंकाने वाला है। इससे कैलकुलेशन स्पीड 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। और ना सिर्फ स्पीड, बल्कि एरर्स भी काफी कम हो जाते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बात समझ आती है कि ये बस नंबर्स जल्दी कैलकुलेट करने की रेस नहीं है। ये दिमाग के लिए एक प्रॉपर मेंटल जिम्नास्टिक्स है। मेंटल जिम्नास्टिक्स? वो कैसे? जब हम ट्रेडिशनल मैथ्स करते हैं ना तो हम बस एक रटे हुए प्रोसेस को रिपीट कर रहे होते हैं। लेकिन वैदिक गणित रटने की बजाय पैटर्न पहचानने पर जोर देता है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट साइड लॉजिक के लिए और राइट साइड पैटर्न रिकग्निशन और क्रिएटिविटी के लिए। तो आर्म्स मैथ सिर्फ लेफ्ट साइड यूज करता है, जबकि वैदिक गणित दोनों। एकदम सही पकड़ा आपने। जब कोई इस तरह मेंटली कैलकुलेट करता है तो उसे नंबर्स का एक विजुअल इमेज दिमाग में बनाना पड़ता है और लॉजिक भी लगाना पड़ता है। इससे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग होते हैं और मेमोरी इंप्रूव होती है। ये मेंटल डेवलपमेंट वाली बात तो काफी लॉजिकल लगती है, लेकिन इन नोट्स में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट है वो कुछ और ही है। आप टेक्नोलॉजी वाले पार्ट की बात कर रही हैं? हाँ, वैदिक गणित सिर्फ इंसानी दिमाग के लिए नहीं है, इसका असर मॉडर्न टेक और कंप्यूटर साइंस में भी दिख रहा है। इन नोट्स के मुताबिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या डीएसपी में वैदिक एल्गोरिथम्स का यूज
प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा रहा है। बिल्कुल। बताया गया है कि ट्रेडिशनल बाइनरी मेथड्स के मुकाबले ये वैदिक लॉजिक कम फिजिकल स्पेस लेता है और कम टी स्टेट्स लेता है। अब टेक्निकल फील्ड से बाहर के लोगों के लिए ये टी स्टेट्स का कम होना क्या मायने रखता है? इसे घड़ी के टिक टिक से समझते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर हर स्टेप के लिए एक टिक या टी स्टेट लेता है। बाइनरी मैथ में मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोसेसर को कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं। शिफ्ट करो, ऐड करो, फिर शिफ्ट करो। तो इसमें ज्यादा टाइम और बैटरी खर्च होती है। हाँ, लेकिन जब हम उसमें वैदिक मैथ का एल्गोरिथम डालते हैं तो प्रोसेसर कई स्टेप्स को बाईपास कर जाता है। कम टी स्टेट्स का क्लियर मतलब है कि वो कम टाइम और कम बैटरी में सेम कैलकुलेशन पूरी कर लेता है। वाह, ये तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। और नोट्स में इसका एक सॉलिड टेक्निकल प्रूफ भी है। 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स पर टेस्ट किया गया था। हाँ, वो डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें जब वैदिक विधि से मल्टीप्लाई करने के एल्गोरिदम्स डाले गए तो प्रोसेसिंग टाइम में करीब 42 से 59%, यानी 42 से 59% तक की बचत हुई। आधी से ज्यादा स्पीड बढ़ गई एक मशीन की, सिर्फ एक प्राचीन मैथ लॉजिक यूज करके। यही तो मॉडर्न कैक और एंशिएंट विजडम का सबसे सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है। जो लॉजिक इंसानी दिमाग को तेज कर रहा है, वही सिलिकॉन चिप्स को भी अपग्रेड कर रहा है। ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। जेईई, कैट, एसएटी जैसे एग्जाम्स में जहां टाइम ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, वहां वन लाइन आंसर्स आना और रफ वर्क का टाइम बचाना काफी बड़ा एडवांटेज है। हाँ, टाइम बचेगा तो बचे हुए मुश्किल सवालों पे ज्यादा फोकस किया जा सकेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में नोट्स में एक इंटेलिजेंट गेसिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है। हाँ, एक्चुअली इंटेलिजेंट गेसिंग तब आती है जब आप नंबर्स का पैटर्न समझ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस आखिरी डिजिट या नंबर का डिजिटल रूट देखकर ही गलत ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। और इससे नेगेटिव मार्किंग का डर कम होता है। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन इन सब पॉजिटिव बातों के बीच एक विवाद भी है, जिसे नोट्स में काफी निष्पक्ष तरीके से रखा गया है। एक आम सवाल उठता है कि क्या ये 16 सूत्र वाकई प्राचीन वेदों में वैसे ही लिखे हैं? मतलब अगर कोई अथर्व वेदा खोलकर देखे तो क्या उसे एकाधिकेना पूर्वेना वर्ड बाय वर्ड लिखा मिलेगा, या ये स्वामी भारती कृष्णा तीर्थ जी की खुद की इन्वेंशन है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इस पर काफी एकेडमिक डिबेट हुई है। पर स्रोतों के अनुसार एक्सपर्ट इस बात पर सहमत है कि ये किसी मॉडर्न मैथ टेक्स्ट बुक की तरह सीधे वेदों में नहीं लिखे हैं। तो फिर इन्हें वैदिक क्यों कहा जाता है? इसे अथर्व वेदा के परिशिष्टों पर आधारित एक रिकंस्ट्रक्शन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों के दर्शन और संस्कृत सूत्रों को पढ़कर उस बिखरे हुए ज्ञान को इन 16 सूत्रों का आकार दिया। लेकिन क्या इस कंट्रोवर्सी से इन सूत्रों की वैलिडिटी पर कोई असर पड़ता है? कंक्लूजन यही है कि बिल्कुल नहीं। देखिए, इसकी मैथमेटिक्स इतनी सॉलिड है कि इसकी एक्यूरेसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जब ये सिस्टम किसी माइक्रो प्रोसेसर को 50% तेज कर सकता है, तो इस बात पर बहस करना बेकार है कि ये किस सदी में लिखा गया था। सही कहा। और यही वजह है कि ये सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये फ्यूचर का मैथ्स है। स्कूल के सिलेबस से लेकर एआई और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। वैसे वीएलएसआई टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है जहां इसका यूज हो रहा है? VLSI या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये वो टेक है जिससे एक छोटे सिलिकॉन चिप पर लाखों ट्रांजिस्टर्स फिट किए जाते हैं। हमारे फोन और लैपटॉप में यही चिप्स होती हैं। जहां फिजिकल स्पेस काफी लिमिटेड होती है। हाँ, और वैदिक एल्गोरिथम उन चिप्स पर कम फिजिकल एरिया घेरते हैं। इसलिए इंजीनियर्स इन प्राचीन सूत्रों को यूज कर रहे हैं ताकि और भी छोटे और तेज माइक्रोचिप्स बनाए जा सकें। ये सच में भविष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। गणित जो बोझ लगता था, अब एक मजेदार पजल बन गया है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से हम क्या टेक अवेज निकाल सकते हैं? मैं कहूंगा कि इस ज्ञान को अप्लाई करना शुरू करें। हाँ, नोट्स में क्लियरली सजेस्ट किया गया है कि स्वामी जी की बुक पढ़ी जा सकती है, या फिर आजकल तो एमटीजी ब्लॉग्स और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी आसानी से मिल जाते हैं। और सबसे मेन बात है प्रैक्टिस। रोजाना सिर्फ 15 मिनट की मेंटल प्रैक्टिस दिमाग के काम करने का तरीका बदल सकती है। आज हमने देखा कि कैसे सैकड़ों साल पहले का एक मैथमेटिकल सिस्टम जो रिकंस्ट्रक्टेड है, आज के प्रोसेसर्स को बूस्ट कर रहा है। इस चर्चा के अंत में ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे और भी छिपे हुए एल्गोरिदम्स और फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं जो शायद आज की टेक और एनवायरनमेंट की समस्याओं को सॉल्व कर दे। बिल्कुल। क्या हम अतीत की गहराई में झांक कर ही अपने फ्यूचर की सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं? ये एक सवाल है जिसे हमें सोचना चाहिए।
ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारे साथ लंबा टिकने वाला है। हमारे अतीत में और क्या-क्या एल्गोरिदम्स छिपे हैं, ये तो आगे की रिसर्च ही बताएगी। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही खुला है। इसमें जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।